वेस्ट बैंक में एक और बड़ी घटना में दो एक्सप्लोजिव छोड़े हैं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने, और ऐसे पॉइंट पे छोड़े हैं जेनिन में, ऐसे पॉइंट पे छोड़े हैं अल सिरिथिया जो कि पश्चिम जेनिन का हिस्सा है और वहां की एक्सेस है, यानी वहां से इजरायली फोर्स जो एंटर करती है वहां पर उन्होंने छोड़ा है। और उससे कम से कम 4 से 5 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं या मारे गए हैं। कल और परसों मिला के, पिछले 3 दिन मिला के 20। अब आप देखिए, गिनते जाइए, इजरायली सोल्जर्स के मरने की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको खबरों में क्या मिलेगा? खबरों में आपको मिलेगा कि जेनिन में इजराइल ने 20 बिल्डिंग उड़ा दी। वो भी सच है। आज आया कि उन्होंने 10 बिल्डिंगें और उड़ा दी, लेकिन इस बिल्डिंगों को उड़ाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये गाजा में तो चलो इनका मकसद बिल्डिंग उड़ाना नहीं था, इनका मकसद था एथनिक क्लिनजिंग। कितने हम लोगों को मार सकते हैं ताकि हम हमास सरेंडर करे और हम फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर जाने पे मजबूर करें। वेस्ट बैंक में है एनेक्सेशन। वेस्ट बैंक में जान के नुकसान से ज्यादा माल का नुकसान, कि इनके जो फिलिस्तीनी हैं इनके एग्रीकल्चरल लैंड छीन लो। इसीलिए सेटलर्स ने, आप सोचिए, 2000 हमले किए पिछले 6 महीनों में। तो इनका, और उसके साथ साथ जो आर्मी है वो मतलब घरों को उड़ा रही, खास तौर पे घरों को, और लोगों को वहां से निकाल के। तो ऑब्वियसली उनका मकसद यह है कि ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनियों को उनके घर से बाहर निकाला जाए, और उसके बाद उनको या तो वही जॉर्डन भेजने वाली बात जो कि ट्रंप ने कही, हालांकि वो एक मजाक है, लेकिन उसके पीछे एक गंभीर इनका क्या इंटेंशन है वो भी आपको बताना जरूरी है। वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आपको देखिए, जो शुरू की जो हेडलाइंस हैं या जो 8-10 मेन खबरें हैं, तो पहले तो देखिए ये वेस्ट बैंक वाली खबर। दूसरी बड़ी खबर है अचंबा। लेबनान में सीज फायर 18 फरवरी तक एक्सटेंड तो हो गया है, लेकिन जनता ने, वहां की लेबनीज जनता ने अद्भुत काम किया। मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूं कि 25 जनवरी 2025 से जिस दिन पहला सीज फायर एंड हुआ था, उसी दिन लेबनीज जनता थी वो घुस गई थी और अपने घरों की तरफ लौटने लगी थी। इजराइल ने गोली चलाई, कई लोग शहीद हुए, लेकिन उसने बढ़ना जारी रखा। लेकिन आज 3 फरवरी 2025 किसी को यह नहीं उम्मीद थी, लेबनीज आर्मी को भी नहीं थी, क्योंकि लेबनीज आर्मी ने पहले एक झिझक दिखाई मदद करने में अपनी जनता को, क्योंकि वो डिवाइडेड है, आपको बता चुके हैं। लेकिन लेबनीज आर्मी पे अल्टीमेटली हिजबुल्लाह प्रिवेल कर गया और लेबनीज आर्मी को भी अपनी जनता की मदद करनी पड़ी। और आज आते आते जो आईडीएफ है वो केवल 10 गांवों तक सीमित रह गई, 10 गांवों तक। और ये जो पूरी स्थिति, मतलब आप सोचिए, और ये जो 10 गांव में सीमित हुई है, सीजफायर के पहले यहां नहीं थी वो। सीजफायर के पहले तो उसको ढकेल दिया था बॉर्डर पर। सीजफायर के बाद उसने इन 10 गांवों के अलावा कम से कम 15 से 20 किलोमीटर अंदर लेबनीज टेरिटरी सीजफायर के दौरान 60 दिन के पीछे हटने के बजाय उसको कब्जा किया था। ये तो पता ही नहीं था लोगों को। और लेबनान की जनता ने जो हमले किए हैं, जो महिलाएं टैंक के सामने खड़ी हो गई है, शिया सुन्नी भूल जाइए, किसी ने किया तो खैर नहीं, उस सारी चीजों को भूल के आप ये सोचिए कि सिंपल कि जो रेजिस्टेंस की ताकत है हमास हिजबुल्लाह के साथ है। और उन महिलाओं ने जो हिम्मत दिखाई, उन्होंने जिस तरह की पूरी सिचुएशन दिखाई, उससे 10 गांवों तक इजराइल सीमित हो गया। उसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। उसके बाद देखिए, जो हलेवी के रेजिग्नेशन के बाद जो नया चीफ ऑफ स्टाफ इजरायली आर्मी का आया है, एयाल जमीर, वो एक ऐसी सेना को लीड कर रहा है जो कि अंदर से टूटी हुई है। ये इजरायली मीडिया का कहना है कि ऐसी सेना से वो आया है, मतलब ऐसी सेना को लीड करने आया है जो अंदर से बुरी तरह से टूटी हुई है। मैं यहां देखिए, मैं भूल जाऊंगा, किसी एक सज्जन ने कल रिमार्क किया था, कुछ तेहरान से थे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप आए हमारे शो पे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप थोड़ा चीखना, मतलब चीखे मत, कि चीखने की बात नहीं है। बात यह है कि हम इमोशन के साथ बातों को रखते हैं, वरना बाकी जो न्यूज एनालिस्ट हैं और ये हैं, उनका अपना एक ढर्रा है, और कई कंटेंट चोरों का भी अपना एक ढर्रा है, वो अपना उसी तरीके से करते हैं। और कंटेंट चोरों की संख्या बढ़ती जा रही है और मुझ पर भी हमले बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिएगा, उसमें मेरा ईमेल आईडी, वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल और एक्स चैनल चारों दिए हुए हैं। उनको भारी मात्रा में फॉलो करिए। अगर साजिश के तहत, खुली साजिश के तहत
अपने ही लोगों द्वारा, मतलब अपने लोग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी अपने को एंटी बीजेपी दिखाते हैं, हालांकि वो आरएसएस से जुड़े हैं सभी लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, और वो आपको दिल्ली चुनाव में भी दिख जाएगा। तो वो देखिए जो पूरी एक सिचुएशन है वो उसमें ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं, लेकिन हम इनके आगे नहीं झुकेंगे। उसके बाद देखिए, तो मतलब मैं ये कह रहा था कि जो चीखने की बात थी वो एक्चुअली इमोशन में लाता हूं, और वो मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे साथ इस तरह की जो एक डिजिटल बर्बरता जिसको कह सकते हैं वो हुई है, जो किसी के साथ नहीं हुई है, कि जिसको बार बार ऊपर चढ़ा के नीचे गिराया गया है, और उसको इसीलिए ताकि वो छोड़ दे यूट्यूब चैनल। लेकिन हम छोड़ नहीं रहे हैं। हमारा एक मकसद है, वो जब तक पूरा नहीं होगा हम छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद देखिए चौथी खबर, जेलेंस्की ने आज ये एडमिट कर लिया कि अमेरिका ने उसको, जब से लड़ाई शुरू हुई है 2022 से, $177 बिलियन 177 बिलियन डॉलर्स की एड दी है, यानी 17,000 करोड़ डॉलर। 1,000 करोड़ डॉलर मतलब करीब अब तो 86 करोड़ रुपए हो गया है। अब आप देख लीजिए 17,000, 17 इंटू 85, अभी क्या चल रहा है, 85 पॉइंट कुछ रेट चल रहा है। 17 इंटू 85, 86 करके देख लीजिए कितने लाख करोड़ रुपए होते हैं। 177 बिलियन डॉलर्स की अमेरिका ने एड दी, और जेलेंस्की कह रहा है उसको केवल 75 बिलियन डॉलर मिले। ये देखिए, अब 75 मतलब ये आप बताओ कि 100 मतलब चलिए मान लेते हैं 177 में 77 बिलियन डॉलर मिले, 100 बिलियन डॉलर कहां गए? और इलॉन मस्क ने आज इसको ट्वीट किया है, और उसके ऊपर वो लगा दिया है, क्वेश्चन मार्क भी लगाया है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगाया है। ये देखिए अब क्या है, मैं आपको बताऊं असली बात क्या है, कि वेस्ट जो है धीरे धीरे जेलेंस्की से पीछा छुड़ाना चाह रहा है। ट्रंप ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है, वेस्टर्न लीडर्स का भी, नेटो लीडर्स के इस तरह के बयान आने लगे हैं कि इसके रहते बहुत कुछ नहीं हो पाएगा और एक समझौता जरूरी है। तो इसलिए देखिए ये पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है। जेलेंस्की भी समझ रहा है, और जेलेंस्की अब हमलावर हो रहा है। लेकिन इस मूर्ख के हमलावर होने से क्या होगा आप बताओ? जेलेंस्की हमलावर हो जाए जब पूरा देश उसका कर्ज में है। अभी पूरा मतलब यूक्रेन में कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसको प्लेज न किया हो, क्योंकि 177 बिलियन डॉलर का मतलब है कि यूक्रेन में आधे से ज्यादा जमीन अमेरिका और वेस्ट के पास गिरवी है, उसकी इंडस्ट्रीज गिरवी हैं, सब कुछ गिरवी है, और वो मिला भी नहीं। तो कौन खा गया भाई, ये तो बताओ। तुमने कह रहे हो 75 बिलियन, अच्छा अगर इस पे अभी जांच हो जाए कि जो ये कह रहे हैं 75 बिलियन डॉलर्स इनको मिले, ठीक है, 177 बिलियन डॉलर्स वेस्ट ने एड दिए। अब इस पे जांच हो जाए, ऑडिटिंग हो जाए कि हथियार जो इन्होंने वेस्ट से खरीदे वो उसी पैसे से खरीदे, तो हथियार कितने पैसे से, मतलब कितने के खरीदे, उससे सारी सच्चाई खुल जाएगी। क्योंकि उसमें अगर आपको क्या आप कह रहे हैं 75 बिलियन डॉलर हमको मिले, मतलब वो आपने खर्च किए जो आप ऑडिट में दिखा सकते हैं, पता नहीं दिखा सकते हैं वो उतना भी नहीं, लेकिन चलिए मान लिया जाए। बाकी जो 100 बिलियन डॉलर है वो आर्म्स कंपनी को, अमेरिका और वेस्ट की बड़ी बड़ी आर्म कंपनीज को, मार्टिन, लॉकहीड और ब्लैक रॉक और इन लोगों को सब किकबैक्स गए हैं, ताकि वो इनके वो मतलब उनको पेमेंट भी गया है, उनको किकबैक भी गया है, और जेलेंस्की को खुद किकबैक गया, और इसके अपने जो क्रोनीज हैं उनको गया है, जो कि हजारों की संख्या में जो इसकी सत्ता चला रहे हैं उनको गया है। और प्योर वहां पर कोई डेमोक्रेसी है नहीं, बल्कि उसके ऊपर लोगों को खींच के मार के, जो आर्मी नहीं ज्वाइन करना चाहता है, अधिकांश जनता यूक्रेन की, उसको गोली मार दी गई है। उसके बाद वहां से लोग पलायन कर गए। तो ये देखिए पूरी सिचुएशन है। वही ये पूरा पैसा ये अमेरिका ने ही खाया है ज्यादातर, और जेलेंस्की ने मिलकर। उसके बाद देखिए एक और जो बड़ी घटना हुई कि मैंने आपको बताया था कि हैतम हौजरी जो बीच बटालियन गाजा के कमांडर थे, जैसे फैयाद हुसैन जो कि बेथनून ब्रिगेड के कमांडर थे, वो बाहर आए थे। तो ये हौजम अल हैतरी भी बाहर आ गए, और उनको भी इजराइल ने मृत घोषित कर दिया था पहले। और ये बात मैंने आपको कल बताई थी। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बात है कि उनके स्क्वाड के 4 और लोग, जो कि उसको शाती ब्रिगेड कहते हैं, जो एक्चुअली गाजा बीच फ्रंट की ब्रिगेड कही जाती है, उसके 4 और लोग जिनको मृत घोषित कर दिया था वो भी बाहर आ गए। अब आप देख लीजिए कि पूरी जो सिचुएशन है वो इन लोग की किस तरह से हो रही है। उसके बाद देखिए जो एक
एक और बड़ी खबर मतलब एक और बड़ी खबर है कि जो ट्रंप पैनामा कैनाल के पीछे पड़ा है कि उसने कहा कि ये कनाडा को हम एनेक्स कर लेंगे 51st अपना हम प्रोविंस बना लेंगे, फिर पैनामा कैनाल के पीछे पड़ा हुआ है। तो उसका भी आज ट्रंप का रिप्रेजेंटेटिव पैनामा पहुंचे और उसका भी जो एक राज है वो खुल गया कि वहां पर पहुंच के उन्होंने कहा, और उसके बाद पैनामा के जो हेड ऑफ स्टेट है उनका बयान है। उन्होंने कहा कि चाइना के का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जिसमें चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, जिसको पैनामा ने मान लिया था कि एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम दुनिया में नया बनाना, कई देशों में चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है, उसमें ये और ज्यादा चाइना का साथ नहीं देंगे। मतलब कहने का ये है कि ये ट्रंप जो पैनामा कैनाल को एनेक्स करने की बात कर रहे थे, ये केवल इसलिए था, एक प्रेशर टैक्टिक्स थी कि चाइना के साथ अपने संबंध तोड़। और चाइना को लेके ये देखिए पूरी चिंता, चाइना ने डीप सेक एआई टूल निकाल दिया है, चाइना ने ये क्वांटम मैकेनिक्स में आपसे आगे चाइना चला गया है, टेलीकम्युनिकेशन में आगे चला गया है, हर चीज में आगे चला गया। तो आपकी हालत खराब है और आप इसी तरह के प्रेशर से आप बहुत कुछ अराइव करना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, नेतन्याहू अमेरिका गए हैं, इजराइल से अमेरिका की जो फ्लाइट है वो आप देखिए मैक्सिमम 8 घंटे, 8 साढ़े 8 घंटे, 14 घंटे की फ्लाइट लेके गए। और ये ऐसी मतलब उसमें ये प्रिकॉशंस थे कि वो रडार के उसमें ना आए। अब बताइए क्यों 14 घंटे की फ्लाइट। एक चीज और बता दें, सारा नेतन्याहू उनकी वाइफ पे भी अब करप्शन के चार्जेस खुल गए और ये हो गया है कि उसने विटनेस टैंपरिंग की, यानी जो नेतन्याहू के ऊपर जो करप्शन के 4 केसेस चल रहे हैं उसमें विटनेसेस की टैंपरिंग सारा नेतन्याहू ने की। तो जो अटॉर्नी जनरल पीछे जो नेतन्याहू के पीछे पड़ी है और एक सिस्टम पूरा जुडिशरी नेतन्याहू के खिलाफ है, उसने भी सारा नेतन्याहू पे भी अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब देखिए वो जो 14 घंटे की उड़ान भर के अमेरिका गए नेतन्याहू, इनको 2 बात का डर, एक तो डर ये है कि कहीं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहीं मार ना दे, एक पहला डर तो ये। दूसरा डर जो है वो ये है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो वारंट इशू किए वो कहीं लागू ना हो जाए और कोई ऐसी स्थिति ना बन जाए कि आप क्योंकि किसी देश की एयर स्पेस से, मान लीजिए यूरोप के किसी देश के एयर स्पेस से आप उड़ रहे हैं, कई यूरोपियन देशों ने कहा है हम गिरफ्तार कर सकते हैं, वो गिरफ्तार कर सकते हैं, वो उनके प्लेन को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो अब आप सोचिए ये हालत नेतन्याहू की हो गई है। इन्होंने मार तो दिए 50,000 लोग, 1 लाख लोगों को घायल कर दिया, लेकिन उनकी ये हालत हो गई है कि वो भागना चाहते हैं। उसके बाद देखिए साउथ अफ्रीका पे भी, जहां पर भी चाइना का एक इन्वेस्टमेंट है, उस पर भी ट्रंप ने आज कुछ अटैक किया कि वो साउथ अफ्रीका जो है वो जो भाई अपार्थाइड पूरा जो इरा था उसमें जो वहां के वाइट से उन्होंने जो जमीन हथियाई थी उस जमीन को गरीबों में बांट रही है, उसको लेके ट्रंप ने वार्निंग दी। तो साउथ अफ्रीका ने भी पलटवार किया और साउथ अफ्रीका ने एक और बड़ा एक इनिशिएटिव लिया। नीदरलैंड्स में हेग में, जहां इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वहां पर 11 देशों की मीटिंग्स हुई जिसमें साउथ अफ्रीका से लेके तमाम लैटिन अमेरिका के देश, 11 देश, और हमास ने भी उसको वेलकम किया। उन 11 देशों ने एक हेग ग्रुप बनाया, जैसे G7 G10 इस तरह के ग्रुप्स होते ना, लेकिन ये सब इकोनॉमी वाले इकोनॉमिक्स को लेके बनते हैं। मतलब दीज आर ऑल ग्रुप्स वेयर वेरियस कंट्रीज कम टुगेदर टू इंप्रूव देयर इकोनॉमिक रिलेशन। लेकिन ये जो ग्रुप बना है इसको G11 कह सकते हैं आप। ये G11 ग्रुप क्यों बना? दुनिया में पहली बार पैलेस्टीनियन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पहली बार एक किसी पॉलिटिकल इशू पे, भाई नेटो एक था, वो सिक्योरिटी एक मतलब पॉलिटिकल सिक्योरिटी एक तरह से वो नेटवर्क था यूएसएसआर के खिलाफ, यूएसएसआर का वॉर्सो पैक्ट था वो सब, लेकिन इसमें कोई वो एंगल नहीं है, इसमें कोई सिक्योरिटी एंगल नहीं, कोई सेना नहीं है, कल को हो जाए नहीं कह सकते। लेकिन ये जो हेग ग्रुप बना है 11 देशों का, ये पहली बार प्योरली पॉलिटिकल, कि पैलेस्टीनियन लोगों के राइट्स इंश्योर हो, पॉलिटिकल भी आप कह सकते हैं, सोशल भी कह सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन भी कह सकते हैं। इस तरीके से ये पहली बार ऐसा हुआ है फिलिस्तीनी जनता ने। अब बताइए इससे बड़ा क्या एक प्रमाण हो सकता है कि फिलिस्तीनी जनता ने पूरी दुनिया में एक डिवीजन करा दिया इतना बड़ा
कि सारे जो ग्लोबल साउथ है, ये सब 11 देश, ये विकासशील देश है, ये कोई विकसित देश नहीं है। सारे ये जो 11 देश हैं, ये जो एक साथ आए हैं, ये सब ग्लोबल साउथ के हैं। सब लोग अमेरिकन हेजुमनी, डॉलर हेजुमनी, इजराइल अमेरिका का टाई अप और पूरा जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का ग्रिप पूरी दुनिया पे बढ़ता जा रहा है उसके खिलाफ। और आपने देख लिया किस तरह से धमकी वमकी चल रही है। तो ये देखिए एक बड़ी खबर है। और उसके साथ आप देखिए आज सीरिया को लेकर भी बड़ी खबर है। सीरिया में एक बड़ा आज बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नॉर्थ सीरिया में, जिसमें 15 एग्रीकल्चरल वर्कर्स मारे गए, उसमें 14 महिलाएं थी। अब आप ये देखिए इस तरह की अजीब अजीब चीजें हो रही हैं सीरिया में। और सीरिया में रेजिस्टेंस शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको उस कुनैत्रा में उस गांव का नाम बता दिया था, तंजल्ला शायद उसका नाम था, जहां पर कल गोली चली है। आज देखिए ये अटैक हुआ है। और मेरी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि सीरियन रेजिस्टेंस में एक बड़ी सीरियन रेजिस्टेंस में एक बड़ा हिस्सा वहां पर जो सोशलिस्ट पार्टीज वहां पर रही हैं, और बात पार्टी थी, खैर वो तो एक सत्ता की पार्टी हो गई थी जिसके साथ थे, लेकिन और भी एसएनपी है, ये सीरियन नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, इस तरीके से और संगठन है जिनका वर्कर्स में और इस तरीके से एग्रीकल्चर वर्कर्स, मजदूरों, किसानों में जिनका अच्छा बेस है, उनको भी अटैक किया जा रहा है क्योंकि वो भी रेजिस्टेंस के साथ है। तो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ये बहुत ही संदिग्ध है। इसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। दूसरी बात देखिए, ईरान की तरफ से जो बड़ी खबर आई है कि ईरान ने एक स्टेटमेंट दिया है। पिछले कई दिनों से ईरान हथियार अपने नए नए अनवील कर रहा है। ईरान ने दुनिया को याद दिलाया है कि जब कासिम सुलेमानी का असैसिनेशन 2020 में हुआ था ट्रंप के रहते, तो ईरान ने जो जवाब दिया था वो उस पे अमेरिकन बेसिस कई धराशायी हो गए। तो वो उन अमेरिकन बेसिस के कुछ ऑफिशियल से दोबारा, अब ये तो नहीं कह सकते ईरान ने बयान दिलवाया, लेकिन उन्होंने बयान दिया है। अब किस प्रेशर में दिया है, क्योंकि वो तो अभी भी अमेरिका के साथ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें उसकी याद है। अभी क्यों कहा उसकी याद है? नहीं, किसकी याद है? 2020 में जो ईरान ने किया। और ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि 2020 तो बहुत पीछे रह गया, 5 साल हो गए, आज 2025 है, आज तो हम अमेरिकन बेसिस को मटिया मेट कर सकते हैं अगर ईरान पे हमला हुआ। अब देखिए ये पूरी पूर्व पीठिका ट्रू प्रॉमिस 3 की बन रही है। जो ईरान का अटैक लंबित है, ईरान ने देखिए हिजबुल्ला, क्योंकि लेबनान में लड़ाई शुरू हो गई थी, जो कि ईरान ने एक वजह यह भी थी कि कहीं इजराइल ने इसीलिए की कहीं ईरान हमला ना कर दे। उसके बाद सीरिया हो गया, उसके बाद यहां पर सीज फायर इन्होंने करा दिया गाजा में। ये सारी चीजें हैं कि ईरान के रिस्पॉन्स को रोकना, वो भी इन सारे चीजों के पीछे वो भी एक कारण है। बाकी और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन वो भी एक कारण है। और ईरान जो है वो ऑलरेडी वॉर्न कर रहा है। एक साइकोलॉजिकल वो माहौल बनाना चाहता है कि ईरान को कोई छू नहीं सकता, लेकिन ईरान की पहुंच हर जगह। ये देखिए जो बात है, ईरान तक कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन ईरान की पहुंच हर जगह है। ये एक पूरी बात, एक बड़ी बात, एक बड़ा संदेश जो ईरान देना चाह रहा है वो ईरान ने दिया। ये देखिए जो 11 देश मैं बता रहा था जिन्होंने हेग ग्रुप बनाया है, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, नामीबिया, कोलंबिया, बोलिविया, चिले, सेनेगल, होंडुरास और बेलीज। ये जो हैं ये करीब 11 देश इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 11 नहीं 9, दीज 9 कंट्रीज हैव फॉर्म द हेग ग्रुप। और इसको लेके दुनिया में काफी एक उत्साह का माहौल है। दूसरी देखिए सूडान से मैंने अफ्रीका को भी कवर करना शुरू किया आपने अमरीश मिश्रा स्पीच पे। सूडान में क्या है कि सूडान की जो सरकार है वो सूडान आर्म्ड फोर्सेस और जो विरोधी हैं उसके आरएसएफ, रैपिड सुडानीज फोर्सेस। अब आरएसएफ जो है वो एक मास मर्डरर्स, उन्होंने कत्लेआम किया बारे साल 2011 में। वेस्ट ने सूडान को डिवाइड कर दिया, साउथ सूडान बना दिया। तो वेस्ट जो है अमेरिका वगैरह सब, वो एक नरसंहारी फोर्स जो सूडान की है आरएसएफ, उसके साथ है। और रशिया और चाइना और जो सूडान की कम्युनिस्ट पार्टी है, सबसे मजबूत है वहां की, जो अभी भी बहुत कम कम्युनिस्ट पार्टियां सोवियत यूनियन के डिक्लाइन के बाद बनी हुई है, उसमें से एक सूडानीज कम्युनिस्ट पार्टी, वो इतनी मजबूत है और वो उस पर भी हमला किया आरएसएफ के लोगों ने। और उसका भी स्टैंड ये है कि हमको आरएसएफ से लड़ना है,
हालांकि जो जो सरकार है उसको उसको भी वो दोषी ठहराती है कि तुमने आरएसएफ को पैदा किया। अब यहां पर देखिए आरएसएफ वहां का आईएसएस है और आईएसएस ऑपरेट करता है वहां कई मतलब सोमालिया में करता है, अफ्रीका में कई जगह उसका एक अलग संगठन है वहां आईएसएस का अफ्रीका के लिए। लेकिन वो सोमालिया में उसको आप देखिएगा उस तरह से नहीं अटैक आज मतलब उस तरह से अटैक नहीं करता। आज बड़ी घटना हुई जब सुडानीज आर्म्ड फोर्सेस ने आरएसएफ के एक बड़े हिस्से को वहां से जो जो खार्तूम के बाहर वो लोग कब्जा जमाए बैठे थे, जो खार्तूम उनका कैपिटल है, वहां से उन्होंने खदेड़ दिया। और इसको लेके एक बड़ा उत्साह जो वहां, और देखिए सूडान में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह हैं इनके अच्छे रिश्ते हैं, ईरान से भी हैं, चीन से भी, और ये लोग वहां की एक रेजिस्टेंस फोर्स एक डेवलप कर रहे हैं जिसके बारे में आप देखिएगा और आप आने वाले दिनों में आप जानिएगा। उसके बाद देखिए जो जो एक बड़ी एक वेस्ट बैंक को लेके एक और बड़ी खबर आ रही है कि वेस्ट बैंक में, जैसे मैंने पहले हिंट किया था कि वो जो वेस्ट बैंक में ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको किस तरीके से वहां पर घरों को उड़ाया जाए, ओपन स्पेसेस क्रिएट किए जाएं जिससे सेटलर्स घुस के कब्जा कर लें। तो उसी इनिशिएटिव के तहत वहां पर वेस्ट बैंक में उसको ये लोग उसका मैप ऑल्टर करना चाह रहे हैं। मतलब उसका कुछ नए मैप्स आए हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि जेनिन को इस तरह से 3 हिस्से में डिवाइड कर देंगे, हेब्रोन को 4 हिस्से में डिवाइड कर देंगे, रमल्ला को 5 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। इसीलिए देखिए इधर जो पैलेस्टीन अथॉरिटी उसने भी बयान देने शुरू कर दिए इजराइल के खिलाफ, डायरेक्टली नहीं लेकिन फतेह के थ्रू। जो फतेह ग्रुप अभी भी महमूद अब्बास के साथ मतलब महमूद अब्बास के साथ एक फतेह ग्रुप आप जानते हैं कि वो पैलेस्टीन रेजिस्टेंस का हिस्सा है। पैलेस्टीन अथॉरिटी ने जेनिन में बहुत गंदे काम किए, इजराइल का साथ दिया, लेकिन अभी वो भाग खड़ी हुई है और पैलेस्टीन अथॉरिटी के लोगों पे भी गोली चली है। और कब पैलेस्टीन अथॉरिटी मान ले हमास की लीडरशिप, वो बस वक्त की बात है। क्योंकि वेस्ट बैंक में जो रेजिस्टेंस हो रहा है देखिए अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो अपने चरम पे, अभी उसका इनिशियल फेज है, मतलब उस तरह के रेजिस्टेंस का गाजा के लेवल की बात कर रहा हूं। वैसे तो वेस्ट बैंक में बहुत इजरायली मारे गए, अब उस लेवल का जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे बढ़ रहा, उस तरह घटनाएं शुरू हो गई हैं। 1 महीने का टाइम आप दे दीजिए, रोज ऐसी ही खबरें आएंगी, आज 10 मरे, आज 20 मरे, और वेस्ट बैंक से भी इजराइल को विड्रॉ करना पड़ेगा और सीज फायर की बातें उसको करनी पड़ेगी। उसके बाद देखिए लेबनान में देखिए जो अचंबा हुआ है, जो इजराइल देखिए वहां पर जो कम से कम बाहर के 10 गांवों तक आप कह लीजिए या 10 इलाकों तक जो सीमित हो गया है, उसके बारे में भी देखिए मैं आपको उन 10 का नाम बताता हूं कि यारून, मरून, अल रस, ये देखिए बड़े इलाके भी हैं, लेकिन इनके जो आप सोचिए इन इलाकों के जो लास्ट एक तरह से आखिरी गांव है जो इजरायली बॉर्डर के पास है लेबनान के अंदर, यारून, मरून अल रस, ब्लीडा, मीस अल जबल, हौला, मरकबा, ओडेसिया, कफ्र किला, अल वजानी और लेबनानी शीबा फार्म्स, ये जो हैं। और आप मैप देखिए अगर, तो मैप में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ये सब जो एरियाज हैं। अब कुछ लोग कहते हैं भाई साहब आप हर उसमें मैप दिखाई करिए। अब देखिए मेरे पास सपोर्ट की कमी है, मैं बता चुका हूं, और मैं अपील भी करता हूं। मैंने देखिए ईमेल आईडी भी अपना इसमें पूरा जाएगा, आप लोग जरूर जो भी इसमें मदद कर सकते हैं जो इस तरह के लोग। अब उसमें समस्या ये होती है कि मैं बहुत सारे जो जैसे एडिटिंग में बहुत सारे लोग सामने आते भी हैं, लेकिन एडिटिंग में हम क्योंकि लेटेस्ट खबर बताते हैं तो उतनी जल्दी एडिटिंग हो नहीं सकती। तो वो कोई हमको यहाँ पर बैंगलोर में सहायक हमको मिले जो ये इस तरह का काम तुरंत के तुरंत कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल सके। कल मैंने डलवाया था जब कुछ एक मदद मिल जाती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन चलिए इसी तरह से आगे चीज़ें बढ़ेंगी, बेहतर होगी। अब देखिए ये जो 10 जगह हैं, इनसे भी इजराइल कब इजराइल को इनको छोड़ के भागना पड़े इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके बाद देखिए जो इजराइल के नए सेनाध्यक्ष हैं उनके बारे में भी आपको बता दें, उनका क्रूरता का एक इतिहास रहा है, और क्रूरता के इतिहास में उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस जो इजराइल ने किए 2005 के बाद, उसमें वो शरीक रहे। उन्होंने ये जो एक दीवार पूरी बनाई थी गाजा, वो जो एक ग्रेट वॉल कहा जाता है जैसे चाइना की ग्रेट वॉल, तो इजराइल भी छोटी सी दीवार बना के और गाजा को एनक्लोज कर रहा था। उसी दीवार को हमास ने तोड़ा था 7 अक्टूबर 2023 को। तो ये जो सेनाध्यक्ष है
जो नया बना है, EYAR, ये जो है इसका जो इतिहास है ये ऑलरेडी मात खा चुका है। 7 अक्टूबर को इसने मात खाई। अभी इससे जो कुछ माए, मतलब वो जो कुछ मदर्स ऑफ आर्मी मैन, इस तरह का कोई संगठन है इजराइल में जिसमें जो IDF के लोग हैं उनकी माएँ हैं, वो मिली इससे, और उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर जैसी घटना तुम्हारे रहते हुई, और अब हम किस आधार पे ये माने कि तुम ये लड़ाई जीत सकते हो या तुम हमास को हरा सकते हो, तो इससे बेहतर ये समझौता कर लो। मतलब वो लोग ये चाहते हैं बेसिकली, इजराइल में एक बड़ा हिस्सा, कि जल्दी से जल्दी पीस इस्टेब्लिश हो। मैं ये नहीं करूँ मेजॉरिटी चाहती, मेजॉरिटी अभी भी उसी प्रोपेगेंडा में है। लेकिन जब से ये हमास की इमेजेस आई हैं, हमास ने इतने 18 लोगों को छोड़ा है, उसमें कितनी महिलाएं, पूरा मैसेज गया है। और भी देखिए, उसमें हम कुछ वीडियोस कल हम बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें महिलाओं ने कुछ बयान दिए हैं, उनको अगर हम अलग से दिखा सके। उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए यूट्यूब को, लेकिन हमारे मामले में उसको क्या हो जाता है पता नहीं। ये भी देखिए कल की एक उसमें मैं इसकी कोशिश करूंगा। उसके बाद देखिए हमास ने जो काम किया उसकी एनालिसिस लगातार आ रही है, और एक बड़ी एनालिसिस आई है इजराइल की तरफ से कि इजराइल ने ये कहा है कि, मतलब इजराइल के एनालिस्ट ने कुछ, कि जो हमने देखिए जब हमास की सरकार गाजा में आ गई 2006-2007 में, उसके बाद 2008 में हमने ऑपरेशन किया, 2011 में हमने ऑपरेशन किया, 2014 में हमने ऑपरेशन किया, बड़े बड़े नाम दिए उनको, ऑपरेशन कास्ट लेड, ऑपरेशन प्रोटेक्टिव शील्ड, इस तरह के नाम। अभी भी ऑपरेशन आयरन वॉल्स, मुझे तो याद ही नहीं है कि जो आयरन वॉल्स अभी जो वेस्ट बैंक में इजराइल ने ऑपरेशन किया उसका आयरन वॉल्स नाम है, कि ये जो गाजा में उसने किया उसका भी एक नाम दिया था। ये जो वेस्टर्न, अब जैसे वेस्ट को आप देखिए, ये भी हर चीज का एक नाम देता है कि ये हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक का अभी भी हमको याद है, और उसके बाद और बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशन हुए अफगानिस्तान के, लेकिन ऑपरेशन का मुझको नाम नहीं याद है, शायद 3-4 उसमें ऑपरेशंस के नाम थे, वहां बुरी तरीके से मात खाए। अभी भी देखिए आप इतने सब, अब ये आयरन वॉल्स हमें नहीं पता, ये अभी आयरन वॉल्स लास्ट मैंने सुना था जो वेस्ट बैंक में अभी हमला हुआ है। उसके पहले जो गाजा में लड़ाई हुई और जो इजराइल सरेंडर कर गई, सीज फायर पे आ गई, और लड़ाई फिर शुरू हो सकती है, इसमें कोई वो बात नहीं। लेकिन इस ऑपरेशन का क्या नाम था, इसको फाइनल, इसका कल्मिनेशन क्या था, गूगल पे मिल जाएगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि इजराइल की जो ये टेंडेंसी है, इसको खुद इजराइलीज आलोचना इस चीज की कर रहे हैं कि देखिए आप जो हैं बड़े बड़े नाम देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो आप एक चीज नहीं समझ पाते, वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि हम, भाई एक बात समझो, इंसान बदलता है, हमास, और उसी इंसान के साथ समुदाय बदलते हैं। जो समुदाय पहले नहीं लड़ते थे अचानक लड़ने लगते हैं। एक ये क्वालिटी है, ये देखिए यहीं पर साइंस फेल हो जाती है, यहीं पर लॉजिक फेल हो जाता है, यहीं पर आप वो जो स्पिरिचुअल एरिया है, जो आध्यात्मिक पहलू है इंसान का, कि विल पावर का, उसके अंदर जोश आता है, बड़े से बड़े लोग दब्बू टाइप के उनके, अगर आप, कई बार ऐसा हुआ है, कई बार नहीं भी हुआ लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि अगर आप, उनके माँ बाप की हत्या हुई हो या कुछ इस तरीके से, अचानक वो लोग बदला लेने के काबिल हो जाते हैं। बहुत सारी फिल्मों का नाम लेना तो बड़ा ही, मतलब हर चीज में जरूरी नहीं है, लेकिन असल जिंदगी में आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं इंसान को, परिस्थितियां बदलती है समुदाय। अब ये जो गाजा का समुदाय था, ये इसके बारे में नेतन्याहू का कैलकुलेशन ये था कि ये नहीं झेल पाएगा इतनी मौतें और हमास के खिलाफ विद्रोह होगा, ये कैलकुलेशन था। और क्या हुआ? अल्टीमेटली हमास के खिलाफ विद्रोह के बजाय हमास का सपोर्ट आज तिगुना चौगुना हो गया है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हमास के सामने ऑलमोस्ट सरेंडर्ड है, और जो फिलिस्तीनी कैदी छूटे हैं, जिसमें फिर आपको याद दिला दें, जो भी अभी तक देखिए इस फेज में 18 के मुकाबले करीब 600 फिलिस्तीनी, 18 इजरायलियों के मुकाबले 600 फिलिस्तीनी कैदी छूटे, और उसमें से 70 to 80% फतह के लोग हैं जो पहले गिरफ्तार हुए थे। हमास के कम लोग हैं, और हमास के साथ जो फैक्शन लड़ रहे हैं उनके भी कम लोग हैं, और वो सारे फतह के लोग हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप ये बताओ कि क्या हुआ अल्टीमेटली? ये जो पूरा आपने अंडर एस्टिमेट किया था, गाजा को अंडर एस्टिमेट किया, आप नहीं समझ सकते। इसलिए मैं कहता हूं अपने लोगों से कि आप ये मत सोचिए कि हिंदुस्तान में आज़ादी मिल गई 1947 में, और 1857 में इतना भयंकर, हमने इतनी भयंकर जंग की जिसको आज तक दुनिया याद रखती है।
तो अब हम आराम तलब हो गए। ऐसा नहीं है, परिस्थितियां बदलेंगी। वही लोग जो आराम तलब होने की बात करते हैं, वही लोग देखिएगा कि अपने आंदोलन में आ जाएंगे, हथियार उठा लेंगे। कोई भी परिस्थितियों पे सब डिपेंड करता है। और भारत में परिस्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही है। नए तरह का रिस्पांस, नए तरह का विपक्ष जो कि केवल बात ना करे, जमीन पे खड़ा होकर लड़े, उस तरह की स्थिति बनने जा रही है। चाहे जितना सोशल मीडिया ने एक आलस पैदा कर दिया हो, जितना भी सोशल मीडिया ने यह माहौल पैदा कर दिया हो कि आप एक ट्वीट करके, पोस्ट करके और कुछ बना के आप डाल दीजिए, उससे आप खुश हो जाते हैं, सड़क पे नहीं आते। ये बात है, ये सच्चाई है, इसमें वो नहीं। लेकिन ये परिस्थितियां रहेंगी, ऐसा हमेशा नहीं, मतलब ऐसा ऐसी बात नहीं है। ये परिस्थितियां बदलेंगी। कोई भी अभी से बदलना शुरू हो गई, जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ा, अचानक विस्फोट होगा। और ये देखिए, आज का इसी पॉइंट पे हम आज का वीडियो एंड करते हैं। कल देखिए जो भी स्थिति रहेगी, एक वीडियो आएगा, एक से ज्यादा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। लगातार हम पोस्ट डाल रहे हैं, आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।